पहली बात तो ये कि इस बार मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि कुछ नई बातें इस बार के जो सत्र में शुरू की गई, खास करके जो ई विधान का ये पहला हमारा सत्र का जो कार्यक्रम देखा हमने, बहुत से विधायकों ने मैं देख रहा हूं कि काफ़ी रुचि भी ली है, काफ़ी उसको चलाया भी है, उसका उपयोग भी किया है। क्योंकि ये पहला सत्र था तो कोई कमी अगर रही होगी तो अगले सत्र में इसको ज़रूर पूरा कराया जाए। इसका भी कोई एक और जो कठिनाई होगी उसको दूर करने के लिए जो टीम है उसको ज़रूर निर्देशित आप करें। नियमों में बदलाव करके जो इस बार ये 11 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो एक सत्र का समय रखा गया प्रतिदिन की बैठक का, इसका भी अनुभव अच्छा है। मैंने कई विधायकों से भी चर्चा हुई, खास करके हम जो अपनी यानी पार्टी के नाते से अपना जो विधायक दल होता है उसमें चर्चा की, तो सबको ये अच्छा लगा है कि 11 बजे शुरू करते हैं, 1 घंटे का भोजन अवकाश होता है, उसमें भी आपने भोजन की व्यवस्था और बहुत एक प्रकार का कंट्रीब्यूटरी जो 100 रुपये में थाली की व्यवस्था की है, ये भी एक अच्छा प्रावधान किया, इसकी भी सराहना लगातार हो रही है। इसके साथ ही वैसे तो हम एक प्रस्ताव पारित कर चुके हैं, बधाई का संदेश दे चुके हैं, फिर भी इन्हीं दिनों में जो कॉमनवेल्थ के गेम्स अपने हुए हैं और उसका परिणाम भी 8 तारीख को जो सारा कंप्लीट हुआ है उसके अच्छे परिणाम आए और मेडल्स भी हमारे 43 खिलाड़ी जो है हरियाणा के वहाँ गए थे, जिसमें से चाहे इंडिविजुअल खेलों में चाहे टीम के नाते से 29 खिलाड़ियों ने जो पदक हासिल करने में और अपनी भूमिका निभाई। एक खिलाड़ी चौथे स्थान पर भी रहे, तो ये 30 खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। और हम लोगों ने विचार किया है कि 16 तारीख को 16 अगस्त को हम गुड़गांव में इनका अभिनंदन का कार्यक्रम सबका करेंगे। अपने में से भी जो लोग वहाँ पहुँच सकें, सायंकाल 5 बजे वहाँ ये कार्यक्रम गुड़गांव में होगा। मैं अग्रिम बधाई रक्षाबंधन की भी दे रहा हूँ और रक्षाबंधन की बधाई पूरे हाउस को देना चाहूँगा। और इस रक्षाबंधन के अवसर पर पहले की तरह ही हमने इस बार भी अपनी बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए और हमारी बहनों के लिए बसों की जो यात्रा है, बस की यात्रा है वो फ्री की है। तो उस नाते से जो पहले से प्रावधान है वही किया हमने, और उसका दिल्ली और चंडीगढ़ वो भी हरियाणा रोड की जो बसें आएंगी उन पर भी ये छूट जो है वो लागू रहेगी। एक निवेदन मैंने और करना है कि ये वर्ष अपनी आज़ादी का 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो ये अमृत महोत्सव इस नाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत एक प्रकार से अब से शुरू हो रही है। पूरा वर्ष भर ये अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चलेंगे, उसमें हमको बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। और इस बार भी जो 15 अगस्त के कार्यक्रम है उससे पहले यानी 13, 14, 15 ये 3 दिन का जो अभियान, हर घर झंडा जो लहराने की बात, ये एक आह्वान किया गया है पूरे देश भर में, तो हम सबको भी उसमें अपनी अपनी भूमिका ज़रूर निभानी चाहिए। और एक इस उत्सव को हम मिल करके, देश का ये जो त्यौहार है, उत्सव है, इसको अपनी भूमिका इसके हम निभाएंगे। ये जो जयसिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है शामला जमीन वाले विषय को लेकर, तो इसके अंदर निर्णय तो हमने सुप्रीम कोर्ट का लगभग सबने पढ़ ही लिया होगा, फिर भी उसके स्पष्टीकरण के लिए बहुत सी इसमें उलझने जो उस निर्णय के कारण से हुई है, हम सब उलझनों को सुनिश्चित करने के लिए उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। और उस निर्णय भी कहा गया है कि निर्णय की एक ब्रॉड लाइन है, इसमें जो भी प्रदेश सरकारें अपना उसके अंदर कोई पॉलिसी बनाना चाहें, कोई नियम बनाना चाहें, कानून बनाना चाहें, इस फ्रेमवर्क के अंदर बना सकते हैं। तो उस सारे को निष्पक्ष और उचित तरीके से उस कानून का निर्णय लागू हो जाए, इसके लिए हम अध्ययन करा रहे हैं। उसका हमें भूमि का अवैध हस्तांतरण भी रोकना है, क्योंकि एक निर्णय ये हुआ कि जो शामला जमीन है वो पंचायत की जमीन होगी, अब किसी की व्यक्तिगत नहीं होगी। लेकिन पहले से कुछ जमीन ने उसका जो हुआ है क्या उसको इंतकाल जो हुआ है प्राइवेट लोगों के नाम हुआ है। अब वो प्राइवेट लोग अगर हम उसका अभी ध्यान नहीं करेंगे तो आगे उसकी ट्रांजैक्शन भी कर जाएंगे, फिर किसी और के पास जाएगा, किसी और के पास जाएगा, और कल को विवाद बढ़ेंगे तो वो फिर इसका जो बीच में निकल गया वो कहेगा मेरे पास तो है नहीं, सामने चली गई। इसमें से एक अंतरिम, मेरी पूरी बात मैं कर लूं, हाँ, इसमें से अंतरिम एक सूचना निकाली है कि उनके इंतकाल, जो ऐसी जमीनें हैं जिनके बारे में ये विषय आया है
कि ये सारी जमीनें देय शामिलात हैं या जो जो शामिलात के प्रकार उसमें डाले गए हैं, उन सब का एक बार इंतकाल वो जल्दी से जल्दी पंचायत के नाम किया जाए। अब उस जमीन को ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं अभी। आज मान लो वो जमीन म्यूटेशन उसकी किसी के नाम हो गई, पंचायत की जमीन की, क्योंकि सिद्ध हो गई पंचायत की है, लेकिन उससे पहले म्यूटेशन किसी प्राइवेट के नाम हो गई। अब प्राइवेट वाला अगर हम उसको आज कंट्रोल नहीं करेंगे तो किसी और को बेचेगा, इसी दौरान बेच देगा, हमारे पास तो डाटा कोई रहेगा नहीं। इसलिए जिन जमीनों पर यह संभावित लागू होने का विषय है उसको कैसे रोका जाए, इसमें जो संभावना है आगे इसकी सेल परचेज की, और उसमें से कुछ लोग जिनकी है भी नहीं वो जमीन, वो बाहर निकल जाएंगे। इसलिए उसको रोक के लिए एक बार किया। 3 तरह की जमीन है। जो भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामिलात दे दर्ज है उसकी मलकियत संबंधित पंचायत की रहेगी। एक निर्णय तो ये हुआ है। दूसरा निर्णय, जो भूमि विश्वेदार की भूमि में से काटकर चकबंदी के दौरान सामूहिक कार्यों के लिए आरक्षित की गई थी और ऐसी भूमि विश्वेदारों की सीलिंग सीमा से बाहर है, वह भूमि भी पंचायत की मलकियत रहेगी। जो भूमि विश्वेदारों की भूमि में से काटकर चकबंदी के दौरान सामूहिक कार्यों के लिए सुरक्षित की गई थी लेकिन ऐसी भूमि विश्वेदारों की सीलिंग सीमा के भीतर है, उस भूमि का प्रबंधन व नियंत्रण संबंधित पंचायत के पास रहेगा। पंचायती जमीनों को उन्होंने किसी को देने के लिए, बांटने के लिए मना किया है। पंचायती जमीन अभी बेच नहीं सकते, अभी पंचायती जमीन बेच नहीं सकते, ऐसा जो हमारा कानून है। अब शहरों में ये अर्बन लोकल बॉडीज में कानून नहीं है। अर्बन लोकल बॉडीज में आज भी जो सामूहिक जमीन है उसको बेचा जा सकता है, उसके अंदर प्रावधान बना हुआ है। पंचायत की जमीन आज भी आप उससे अलग नहीं हो सकते, यानी उसमें हमारे उसमें कानून में लिखा है कि आप पंचायत की जमीन को बेच नहीं सकते, लीज पर दे सकते हो, बेच नहीं सकते हो। तो हमें उसका कोई प्रावधान बैठ के करना पड़ेगा, लीगल राय लेंगे, रास्ता क्या निकले, लोगों को तकलीफ ना हो, हमारा मतलब इतना ही है। केवल एक विषय आया है कि जो हम समय समय पर लोगों की डिमांड के हिसाब से गांव को, पंचायत को नगर पालिका और नगर पालिका को पंचायत बनाते हैं, ये एक विषय भी पिछले दिनों से काफी चर्चा में रहा। खास करके 3-4 गांवों के मुझे नाम लेने हों तो बास है, सिसाय है, बारडा है, आदमपुर है, ऐसे कुछ गांव की चर्चाएं हुई और कुछ को हमको निर्णय बदलने भी पड़े, कुछ बदलने अभी पेंडिंग भी पड़े हैं। जो सर्वे हम करा रहे हैं वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से उसका निर्णय लेंगे। मैं विश्वास कराता हूँ कि डीसी को हमने कहा था सर्वे करा लें, पहले भी सर्वे से ही हुए हैं, चाहे वो सिसाया था चाहे बास था, इसका भी सर्वे कराएंगे। तो उसमें हमने जो विचार किया है कि अभी तो ये जो डीसी की रिपोर्ट आएगी बारडा की, उसका फैसला वैसा ही करेंगे। बाकी तीनों जगह का फैसला हो चुका है, सिसाया का, बास का और आदमपुर का। तो इसका भी जो रिपोर्ट आएगी वैसा हम फैसला करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक विषय हम जो सोच रहे, विचार कर रहे हैं कि एक बिल ला करके हम ये परमानेंट व्यवस्था कराएं कि जब भी पंचायत को नगर पालिका में जाना है या नगर पालिका को पंचायत बनवाना है तो इसका कोई एक रेफरेंडम का कोई एक सिस्टम बनाया जाए बिल ला करके, ताकि लोगों की आम राय उसके बाद ही निर्णय लें। पहली बात तो जो जितने स्कूल पहले सामान्य स्कूल थे वो सब फ्री शिक्षा के हैं हमारे, पहली से लेकर के 12वीं तक कोई फीस उसमें नहीं है, जो कोई उसमें फीस नहीं है, जो उसमें पहले से सुविधाएं दी जाती हैं सब दी जा रही हैं। एक हमने जो शुरू किया है वो शुरू किया है संस्कृति मॉडल स्कूल, और संस्कृति मॉडल स्कूल भी ऑन डिमांड किया है, और किया वहां है जहां कहीं नजदीक में 2 स्कूल हैं, उसमें से नजदीक वाला एक स्कूल जो है उसको संस्कृति मॉडल स्कूल करेंगे। जहां आसपास कोई स्कूल नहीं है तो सिंगल स्कूल है उसको संस्कृति मॉडल स्कूल अभी नहीं कर रहे, ताकि वो जो हमारा राइट टू सर्विस एजुकेशन का जो प्रावधान है वो भी लागू रहे कि हर किसी को नजदीक के स्कूल में और फ्री शिक्षा का हमारी जो है वो बना रहे। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई में एक अंतर ये हमको सबको ज्ञात है। कुछ जगह डिमांड आई कि नहीं हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए, तब ये विषय आया कि हम कुछ स्कूल सरकारी जहां जहां की डिमांड है संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम से अलग से उसका काडर, यानी टीचर्स का काडर भी अलग करेंगे। अभी वो अंडर यानी प्रावधान अभी उसका प्रोसेस में है, चीजें धीरे धीरे कर रहे हैं। और उसमें भी 1,80,000 रुपए तक जिनकी इनकम है, क्योंकि बीपीएल का लिमिट हमने बढ़ाई है उसमें, तो बीपीएल की लिमिट 1,80 है, 1,80 से नीचे के विद्यार्थियों का इसमें भी फीस नहीं लेंगे। बात दूसरा, ये जो चिराग योजना है, चिराग योजना में हमने ये किया कि कुछ फिर भी परिवार कहते हैं कि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल है, हम उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और सर हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन हम भी गरीब हैं तो हमें तो
फीस नहीं भर सकते हो। वहां भी हमने यही किया कि जो बच्चे, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 से कम है, वो बच्चे अगर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं और प्राइवेट स्कूल चिराग योजना में आना चाहते हैं, उनसे भी हमने ऑप्शन ली है, कंसेंट ली है। क्या कि आप अगर गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, लेकिन रेट हमारा होगा 700 रुपया, 900 रुपया, 1100 रुपया, 5वीं तक 700, 8वीं तक 900 और 12वीं तक 1100। तो ये 3 रेट हमने रखे हैं। इस 3 रेट का पैसा उन गरीब विद्यार्थियों के लिए सरकार देगी। अगर उससे ज्यादा फीस है मान लो, फिर अगर परिवार देना चाहते हो तो अपने पास से देगा, नहीं देना चाहता नहीं देगा, या स्कूल उसको लेगा लेगा, नहीं लेगा नहीं लेगा। इसमें भी 300 कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी कंसेंट दी है, और 300 स्कूलों में भी ज्यादा नहीं है, लगभग 2700 विद्यार्थी उन्होंने अभी एडमिशन लिया है इस साल। ये भी जो कुछ जाना चाहता जाएगा, नहीं जाना नहीं जाएगा। पहला सिस्टम हमारा बिल्कुल एज इट इज है। हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल जो सीबीएसई से अटैच है, उनको हमने सीबीएसई का परमिशन दे दिया कि अगर आप सीबीएसई से अटैच होना चाहते हैं आप हो जाए। हरियाणा स्कूल एजुकेशन से रहना चाहते हैं हरियाणा से रहें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो पहले लागू हो गया 134A, लेकिन अब हमें आरटी का लाभ ज्यादा लगता है कि 25% बच्चे अभी भी उन स्कूलों में हर क्लास में जाएंगे। इस बार पहली क्लास ले रहे हैं आरटी में, 25% कर रहे हैं, तो आगे एक एक क्लास के ये 25% बढ़ते जाएंगे, वो 10% कम होते जाएंगे। अल्टीमेटली हर स्कूल में जहां 10% जाते थे 25% जाएंगे, लेकिन ये हर साल एक क्लास आगे बढ़ेगा। आज के डेट में 24 लाख से थोड़ा कुछ हजार कम है, 24 लाख बच्चे आज हैं। हम अगर 1:30 का भी लगा लें तो 30 से भाग करोगे तो 80,000 बनते हैं। लेकिन हम उसमें क्योंकि एकदम 30 सारे होंगे ऐसा नहीं है, कहीं 20 होंगे, कहीं 18 होंगे, कहीं 22 होंगे, कहीं 25 होंगे। इस नाते से हम 10-15 हजार और भी लगा लें तो ये 90-95 हजार से ज्यादा नहीं है। आज हमारी सैंक्शन पोस्टें 1,26,000 हैं। अब ये क्यों पोस्टें सैंक्शन कराई जाती हैं, कब कराई जाती हैं, किस इंटरेस्ट से कराई जाती हैं, ये एक अलग कहानी है। लेकिन हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में बच्चों की 1:30 ये जो नॉर्म है इसको पूरा रखेंगे। कहीं 1:35 नहीं करेंगे, 25 हो सकते हैं। दूसरा विषय आता है कि कुछ स्कूल बंद करने की बात आती है। देखिए, बंद करने का भी सिलसिला हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से ही करते हैं। मानो कई बार किसी साल में बच्चे ज्यादा थे, स्कूल खुल गया, बाद में किसी भी कारण से या तो वो स्कूल से बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले गए या वहां बच्चे कम एडमिशन हुए, तो एक लिमिट तो हमको रखनी पड़ेगी कि इस लिमिट से कम अगर बच्चे हो जाएंगे तो हमको स्कूल नहीं चलाना। हाँ, उन बच्चों की पास के स्कूल के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, जो आरटी भी कहता है, आरटी ये कहता है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा अगर बच्चा कहीं स्कूल में जाएगा तो उसकी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सरकार देगी। तो हम ट्रांसपोर्ट व्यवस्था दे रहे हैं। विधायक कोसली लक्ष्मण यादव जी ने कल एक विषय निकाला था लूलाहीर का, कि वहां एक रीजनल सेंटर है भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी खानपुर का। तो इन्होंने इच्छा तो व्यक्त की थी कि उसको यूनिवर्सिटी बना दें, फिर उन्होंने कहा कि भी उसको उसमें जोड़ दें। अब फिर बाद में ये समझौता हुआ था कि उसको कॉलेज बना देते हैं। अभी जैसे मांग उन्होंने भी की है, मेरे पास आए थे, कल जी वैसे ही रखा जाए। मैं उसको जो कल जो बनाई थी, घोषणा की थी, उसको वापस लेता हूं मैं, और उसको ऐसे ही रखेंगे जैसा पहले। एक विषय आता है लोगों की नुकसान का, आग के कारण से नुकसान। कल एक विषय है मकान गिरने का नुकसान। तो ये आग का या जो भी मकान गिरने का था, उसका एक प्रावधान डिजास्टर मैनेजमेंट में वो किया हुआ था कि अग्नि लगने से, आग लगने से नुकसान होता है, उसके तो पैरामीटर हमने पहले बदल दिए थे। कि पहले पैरामीटर थे कि इस कारण से कोई आग लगती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट से पैसा मिलेगा। अब हमने तय किया कि आग का नुकसान तो आग का ही है, वो किसी भी कारण से लगे, वो बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगती है, या मानो कोई और चिंगारी होती है, ट्रैक्टर की चिंगारी है, कोई आदमी ने बीड़ी पी ली है, या किसी भी कारण से लगी है, तो वो एक डिजास्टर मान करके हर प्रकार की अग्नि के नुकसान का जो भरपाई है, जो नॉर्म्स है उसके बने हुए, वो डिपार्टमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा। ऐसे ही जो मकान गिरते हैं, अभी तक ये है कि जो डिक्लेयर्ड फ्लड है, डिक्लेयर्ड फ्लड में मकान गिरते हैं, उसकी भरपाई पूरी तो नहीं होती, कुछ कंपनसेशन होता है, वो उसमें से दिया जाता है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि उसकी एक पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं कि या तो बरसात में या टेम्परेरी, मानो पानी भर गया फिर भी आखिर दीवारें कच्ची हो जाती हैं, कच्चे मकान टूट जाते हैं, तो ऐसे वर्षा के, डिक्लेयर्ड फ्लड के या पानी भरने के कारण से जो मकान इस प्रकार से गिरते हैं,
पॉलिसी बना करके उनको भी एक, वो भी गरीब परिवार, एक 80 से नीचे के ऐसे परिवारों के जिनके कच्चे मकान होते हैं, उनकी भरपाई का कोई एक पॉलिसी हम बनाएंगे। एक विषय भूमि सुधार का कल आया था। ये बात ठीक है कि बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 10 लाख एकड़ की जैसे बात आई कि वाटर लॉगिंग होता है, भूमि सुधार की जरूरत है। हर साल हमने 1 लाख की जो बात की है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ये हमने एक पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल में अभी तक 20,997 एकड़ किसानों ने स्वयं उसका पंजीकरण कराया है। पंजीकरण कराने की आवश्यकता यह है कि हमने सरकार की ओर से कहा कि पूरा पैसा खर्च करेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ी कंट्रीब्यूशन किसान से भी लेंगे, ताकि वो अगर पंजीकरण करता है तो इसका मतलब वो उस कंट्रीब्यूशन से सहमति है उसकी। तो जब 21,000 एकड़ अगर हो गया है तो मुझे लगता है ये 1 लाख में पहुंचा लेंगे, ताकि उनके भूमि सुधार का, चाहे उसमें पानी की ड्रेनेज का है या मिट्टी भरत का है या उसकी लवणीय वो है, क्षारीय है, तो उसको केमिकल सिस्टम से उसका भी जो सुधार करना वो करेंगे, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये मानता हूं एक बहुत अच्छी योजना ये है, इसमें प्रमुख रक्षा नीति में एक सुधार है ये, और इसके अंदर एक ही बात है कि केंद्र सरकार ने ऐसे सब लोग जो 75% लोग वापस 4 साल के बाद आएंगे, उनके लिए अर्धसैनिक बलों में, असम राइफल्स में 10% की रिक्तियों का आरक्षण दिया है और उनको आरक्षण दिया है। और इसके बाद उसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर ने भी, इवन कॉर्पोरेट जगत ने भी कहा है कि ये लोग वापस आएंगे, हम भी इनमें से सिलेक्ट करके अपने यहाँ रखेंगे। अपनी ओर से बता रहा हूं कि ऐसे सब लोग जो हरियाणा सरकार की नौकरी में आना चाहेंगे, उनको गारंटीड नौकरी देंगे। ये प्रावधान हम करने जा रहे हैं। हमने जो नया अपने यहाँ, क्योंकि इनोवेशन बहुत हम कर रहे हैं और हमें तो इनोवेशन की स्टेट के नाते से देश भर में तीसरा स्थान रखा गया है कि हम इनोवेशन जितने करते हैं, नए नए प्रोग्राम, नए नए पोर्टल। एक हमने और किया है, जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयां हैं, नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम और पंचायतें, यानी जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतें, इनके जो फंड्स हैं, पहले भी स्टेट फाइनेंशियल कमीशन एक बनता था, वो रिकमेंड करता था, वो दिया जाता था, सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन भी अपना देता था, लेकिन कितना जाता था कितना नहीं जाता था, खानापूर्ति भी होती थी और साथ में अलग अलग तरीके की पॉलिसी स्कीमें सब बनती थी, डिमांड भी चलती रहती थी। विधायक भी आते हैं, वो भी सरपंच आते हैं, वो भी हमारे पार्षद चेयरमैन आते हैं, वो भी इतना फंड दे दो, इतना फंड दे दो, इतना फंड दे दो। इसके लिए हमने एक विकास निधि पट ये पोर्टल बना दिया, विकास निधि पट ये पोर्टल बना दिया और वो ओपन है सबके लिए। हर एक पंचायत का, हर एक नगर पालिका का या नगरीय इकाई चाहे कोई भी है, नहीं यही करेंगे, वो यही सब करेंगे। लेकिन ये जो कलम खाता हाथ में दे करके और किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, उसकी बजाय उनका एक फार्मूले के हिसाब से पैसा सैंक्शन करेंगे। हर एक इकाई को स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा जो हम देते हैं वो दर्ज होता है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का वो दर्ज होता है, उनको जो हम स्टाम्प ड्यूटी का हिस्सा देते हैं वो उसमें दर्ज होता है, उनकी अपनी इनकम कितनी है वो वही भरते हैं कि हमारी कितनी इनकम है, वो बजट के हिसाब से, जैसे पिछली बात थी आगे कितनी होगी उसका भर के भेजते हैं। इसके अलावा अन्य ग्रांट्स जो होती हैं विभिन्न स्कीमों के माध्यम से, चाहे सेंटर की हो स्टेट की हो, कई स्कीमों का अलग पैसा भी होता है, सारा उसमें चलाया जाता है। हर महीने जो कमिटेड एक्सपेंसेस हैं वो सुनिश्चित किए जाते हैं यहाँ से भेजने, जो भी वो बताते हैं कि हमारा कमिटेड इतना है, ताकि तनख्वाहें टाइम पर सबको मिल जाए, बिल सबके टाइम से भरे जाएं और उसके बाद बाकी पैसा उनको 4 किस्तों में, पहला क्वार्टर 30%, दूसरा क्वार्टर 30%, तीसरा 20%, चौथा 20%। कोई पहले क्वार्टरों में कमी रह जाए तो उसको अगले क्वार्टर में ट्रांसफर करते हैं, साल भर में पूरा पैसा मिल जाए। दिसंबर के महीने में जाके हम आंकलन करते हैं कि किसी इकाई का पैसा ऐसा इतना कम तो नहीं है कि वहां के काम पूरे ना हो रहे हो, तो इसलिए उसको अतिरिक्त कोई योजना बनानी होती है, फिर अतिरिक्त फंड उसका करा करके आप लोगों से पास फिर उनको देते हैं। तो इसलिए जब भी कोई इन इकाइयों के लिए ग्रांट की, पैसे की विधायकों में से बात करे, पहले उनका सिस्टम, उनका बजट देख करके आए। अध्यक्ष महोदय का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। एक नई व्यवस्था जो की है कि 3 प्रश्न आप लोग इसी प्रकार से, जैसे ये प्रश्न विधानसभा में देते हैं, ऐसे 3 प्रश्न हर महीने अगर आप देंगे तो वो भी आपके और विभागों को भेज करके उनको वापस, यानी उनका उत्तर लिया जाएगा और आपको उत्तर भेजा जाएगा। इस समय तक जब से योजना शुरू हुई है कुल 42 प्रश्न ऐसे रिसीव हुए हैं, जिसमें से 35 एडमिट कर लिए गए हैं और 20 का रिप्लाई ये रिसीव हुआ है और आपको भेज दिया गया है।
इसलिए हर महीने हर विधायक ये 3 प्रश्नों का जो प्रिविलेज अपने को मिला है, ये डाल करके इसका उत्तर भी जरूर मांगे।